Good morning children, welcome to our science class. Today we are going to discuss about the topic displacement reaction and it is given in page number 50. Okay, let's start our class. Displacement reaction is very simple. It is nothing but metal में जो less reactive metals है highly reactive metals भी है. So in a reaction एक metal की जगह दूसरे मेटल्स ले लेते हैं. मतलब जो एक मेटल को इसकी जगह से हटा के वो दूसरी मेटल है ना जो मेटल की पोजीशन में जगह में बैठते हैं, जो पोजीशन लेते हैं, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. So we will study detailedly what displacement reaction is. Okay. Recall the activity of reaction between copper sulfate and iron that you performed in class 7. Let us observe some more examples of that kind. Children, do you remember that displacement reaction of copper sulfate and iron? If no, I will show you. I will write the reaction. The reaction is like this. Copper sulfate solution, that is CuSO4, reacts with iron. Iron की symbol Fe. This is the symbol for copper sulfate. Copper sulfate and this is iron. ये reaction के बाद क्या form होते हैं? FeSO4. What is FeSO4? Iron sulfide plus कॉपर. कॉपर के सिंपल Cu. सो देखो बच्चों, हियर ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है. सो रिएक्शन के बाद क्या हुआ, जो आयरन है ना कॉपर की जगह में बैठा और ये कॉपर को बाहर हटा दिया. Isn't it? So copper come out from this solution and Fe take its place. So that is the displacement reaction. I hope you all have cleared that. Okay. So हमारी जो एक्टिविटी 4.8 है इसमें भी अलग अलग रिएक्शंस है. इसमें भी जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस टेक्स प्लेस होते हैं. ओके, लेट्स सी. टेक 500 ml beakers and label them A, B, C, D and E. Take about 50 ml of water in each beaker. Dissolve in each beaker a teaspoonful of each substances as indicated in figure 4.6a. So what we have to take? We have to take 5 test tubes. 5 test tube में 100 ml 500 ml beakers, टेस्ट ट्यूब्स नहीं 100 ml beakers लेना है. ये सबको मार्क करना है A, B, C, D, E. देन 50 ml पानी, सब में 50 ml पानी कलेक्ट करना है. 50 ml पानी पोर करना है. इसके बाद जो बीकर ए में, बीकर ए यू हैव टू लुक बीकर ए. बीकर ए में क्या है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है. कॉपर सल्फेट की कलर ब्लू है. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसके फॉर्मूला क्या है? CuSO4. कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन, इसमें क्या डालना है? सिंक ग्रैन्यूल. सिंक ग्रैन्यूल जो सिंक के पेस्ट, जो सिंक ग्रैन्यूल ZN वो इसके अंदर डालना है. हो गया. नेक्स्ट बीकर बी. बीकर बी में जो सॉल्यूशन क्या है? सेम कॉपर सल्फेट प्लस इसमें आयरन नेल्स, जो आयरन की कील है ना वो डालना है. नेक्स्ट बीकर सी में जो कलरलेस सॉल्यूशन आपको देख सकते हैं ना, दैट इज सिंक सल्फेट ZnSO4. सिंक सल्फेट है जो सॉल्यूशन. नेक्स्ट इसमें क्या डालना है? कॉपर टर्निंग Cu. कॉपर की पीसेस इसके अंदर डालना है. नेक्स्ट बीकर डी. बीकर डी देखना है बच्चों. बीकर डी में आयरन सल्फेट है जो येलो कलर में है ना, येलोइश कलर में आपको देख सकते हैं, दैट इज आयरन सल्फेट. इसके फॉर्मूला FeSO4. नेक्स्ट इसमें भी कॉपर टर्निंग्स डालना है Cu. नेक्स्ट लास्ट में सिंक सल्फेट है, सेम है C और E सेम सॉल्यूशन है सिंक सल्फेट, और इसमें भी जो आयरन नेल्स डालना है. क्लियर? नेक्स्ट वी हैव टू सी द ऑब्जर्वेशन. Keep the
beakers undisturbed for some time. Record your observation in your notebook. जो beakers है ना, आप टच नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, वो it should be kept as undisturbed. Okay. Next, you have to record the observation in your notebook. What changes do you observe in the various beakers? You have read that one metal replaces another metal from its compound in aqueous solution. Here क्या होते हैं ऑब्जर्वेशन में, एक मेटल दूसरे मेटल की जगह ले लेते हैं और वो मेटल को बाहर हटा देते हैं. सो फर्स्ट देखो, फर्स्ट इसके पीछे आपको बी में जो फिगर 4.6 बी में जो ऑब्जर्वेशन के बाद है, जो रिएक्शन के बाद हुआ पिक्चर्स है. फर्स्ट हमने जो एक्सपेरिमेंट की पहला पिक्चर है फिगर 4.6 ए, जो एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिएक्शन के बाद पिक्चर है जो फिगर 4.6 बी. क्लियर ऑल ऑफ यू? सो हियर देखो जो सॉल्यूशन की कलर, फर्स्ट बीकर ए देखो बच्चों, पहले ब्लू था, अभी इसकी कलर कैसा है, ब्लू नहीं है, कि इसकी कलर चेंज हो गया. और इसके अंदर अभी क्या है, सॉल्यूशन क्या है, ZnSO4. दैट मीन्स CuSO4 से Zn रिप्लेसेस Cu. Cu को रिप्लेस किया है Zn. जो Zn है ना, Cu के प्लेस में Zn आ गया, सिंक कॉपर के प्लेस में आ गया है. क्लियर ऑल ऑफ यू? बीकर ए में CuSO4 था, अभी बीकर ए में क्या है, ZnSO4 है. नेक्स्ट बीकर बी देखो, बीकर बी में पहले क्या था, CuSO4, अभी क्या है, FeSO4. मतलब जो Fe है ना, आयरन रिप्लेसेस द कॉपर. अभी कॉपर बाहर आ गया, Cu एज ए एलिमेंट, एज एन एलिमेंट इट कम्स आउटसाइड. ओके. नेक्स्ट CDE देखो बच्चों, इसमें कोई भी रिएक्शंस नहीं है, जो नो चेंज. इसका मतलब क्या है, वाई ये दोनों में चेंजेस हो गया और ये तीनों में चेंज नहीं है. दैट वी विल डिस्कस. सो आई एम अगेन रीडिंग दैट पैराग्राफ. व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व इन द वेरियस बीकर्स? अपने जो बीकर्स में, अलग अलग बीकर्स में क्या क्या ऑब्जर्व किया है. You have read that one metal displaces another metal from its compound in aqueous solution. In beaker A, Zn replaces copper. You have to underline that. In beaker A, Zn replaces copper. From copper sulfate solution, copper sulfate, जो copper sulfate से zinc, copper को zinc replace किया है. That is why blue color of copper sulfate disappears and powdery red mass of copper is deposited at the bottom of the beaker. जो बीकर देखो बच्चों, बीकर ए में पहले फिगर 4.6 ए में ब्लू कलर सॉल्यूशन है, इसके अंदर सिंक है. अभी क्या है, जो पाउडरी कॉपर जो नीचे आ गया है. You can see that powdered Cu solution under this zinc sulfate solution. Okay. That is why blue color of copper sulfate disappears and a powdery red mass of copper is deposited at the bottom of the beaker. The reaction can be represented as follows. Copper sulfate solution plus zinc gives copper zinc sulfate plus copper. पहले कॉपर सल्फेट की कलर ब्लू और सिंक था, सिंक की कलरलेस है, और अभी क्या है, सिंक सल्फेट है कलरलेस प्लस कॉपर एक एलिमेंट के जैसा बाहर है, कॉपर, सो इसकी कलर रेड है. क्लियर? यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन बीकर बी इन सिमिलर मैनर. नेक्स्ट बीकर बी में कैसे है वो भी आप लिखना है. कैसे होते हैं बच्चों, कैन यू से दैट? बीकर बी में पहले क्या था, CuSO4 प्लस Fe gives CuSO4 I will write
सेम, इसने कैसे लिखा है, इसे सेम लिखना है. ओके, CuSO4 plus Fe gives FeSO4 plus Cu. Clear? So here iron replaces copper from the copper sulfate solution. Okay children, we get the iron sulfate solution. What we get? We get iron sulfate solution. Next, look what Paheli is saying. Next children, what Paheli is saying, I have understood the reactions taking place in beaker A and beaker B, but I am still confused why there is no change in beakers C, D and E. I have understood about the beakers A and B, but why there is no change in beakers C, D, E? Why no change? That was her doubt. There could have been displacement of zinc by copper in beaker C and by iron in beaker E. Similarly, iron could be displaced by copper in beaker D. Since we do not see any change in beaker C, we can infer that copper is not able to replace zinc from zinc sulfate. But why? When zinc can replace copper in beaker A, why cannot copper replace zinc in beaker C? Remember that science is not arbitrary. It follows definite rules based on facts. And the rules here is that zinc is more reactive than copper and iron. A more reactive metal can replace a less reactive metal. You have to underline that sentence. A more reactive metal can replace a less reactive metal, but a less reactive metal one cannot replace a more reactive metal. Underline karo, very very important hai. Now you can understand why there are no displacement reaction in beakers D, C, D and E. Here C nahi likha hai, but C also there. Can you guess the sequence of metals from more reactive to less reactive among zinc, iron and copper? Yes, I will show that reaction diagram. Please wait all of you. Look children, this is the reactive series. Here देखो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सब मेटल्स है. इसमें कौन है मोस्ट रिएक्टिव मेटल? पोटेशियम और सोडियम मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है. एंड गोल्ड, सिल्वर, मर्कुरी वो सब लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है. सो हियर जो हमारे केस में दिस एक्टिविटी में हमको 3 मेटल्स को नोटिस करना है. फर्स्ट वन जिंक, सेकंड वन आयरन और थर्ड वन कॉपर. ये तीनों में मोस्ट रिएक्टिव कौन है बच्चों? जिंक. लेस रिएक्टिव कौन है? कॉपर. और आयरन जिंक से कंपेयर करने के टाइम में लेस रिएक्टिव है, कॉपर के कंपेयर करने के टाइम में मोर रिएक्टिव है. ओके, सो साइंस में रूल्स होते हैं. हियर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम इट्स solution of salt. That means जो most reactive metals को less reactive metals most reactive metals है ना, less reactive metals को displace करते हैं. इसको displacement कर सकते हैं. लेकिन less reactive metals highly reactive metals को displace नहीं कर सकते हैं. So zinc can displace iron and copper, but copper cannot displace zinc and iron. Iron can displace copper, but iron cannot displace zinc because zinc is more reactive than iron. zinc को iron को displace कर सकते सॉल्यूशन से, कॉपर को भी डिस्प्लेस कर सकते, आयरन को कॉपर को डिस्प्लेस कर सकते, लेकिन जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है.
कॉपर को दोनों को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। वाई चिल्ड्रन? बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव। इसको ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्टिव नहीं हो सकते कॉपर को। ओके, सो चिल्ड्रन दैट इज वाई सी डी ई, ये तीनों बीकर में चेंजेस नहीं होते। देखो बीकर सी, देखो बीकर सी में क्या है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है। इसमें क्या है, हमने क्या डाला, कॉपर टर्निंग्स डाला है। सो कॉपर लेस रिएक्टिव है, सो जिंक के साथ डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन नहीं करते हैं, सो इट रिमेन्स एज सेम। ऊपर का सी सेम है, नीचे बी में भी सेम होते हैं, नो रिएक्शन। नेक्स्ट डी देखो, डी में क्या है, आयरन सल्फेट है और इसमें क्या डाला, कॉपर। ये कॉपर लेस रिएक्टिव है, आयरन के साथ भी डिस्प्लेसमेंट, आयरन को भी डिस्प्लेस नहीं कर सकते कॉपर को, सो रिमेन एज सेम, नो चेंज। नेक्स्ट क्या है, ई में क्या है, जिंक सल्फेट है और इसमें जो अंदर क्या डाला, आयरन नेल। जो कंपेयर टू जिंक, आयरन इज लेस रिएक्टिव, सो no displacement takes place here. Clear? So displacement reaction क्या है बच्चों, displacement reaction का definition ऐसा ही होते हैं, reaction in which more reactive metal displaces a less reactive metal from its solution of salt is known as displacement reaction. जो displacement reaction क्या है, जो एक reaction है, इसमें more reactive metals less reactive metal को displace करते हैं, जो इसकी solution से less reactive metal को displace करते हैं। ये solution से less reactive metal को हटा देते हैं और इसके जगह में ये high reactive metals बैठते हैं, इसकी जगह लेते हैं। Clear all of you? This is the displacement reaction. I hope you all have understood what displacement reaction is. Okay, so next we are moving to the uses of metals and non-metals. This is our last topic, uses of metals and non-metals. You should be able to guess why metals are used in making machinery, automobiles, aeroplanes, trains, satellites, industrial gadgets, cooking utensils, water bottles, etc. You are also familiar with the uses of some non-metals. Here are some interesting ones. We are sure that you will guess them right. So metals के uses है, ऊपर के सारे जो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग मशीनरीज, ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते, एरोप्लेन्स की मेकिंग में यूज़ करते, ट्रेन्स में यूज़ करते, सैटेलाइट्स, ये सब अंडरलाइन करके आप जो यूजेस पॉइंट वाइज लर्न करना है, ये सब आप लर्न करना है। मेटल्स की यूसेस क्या क्या है, ये सब आपको लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट नॉन मेटल्स को भी यूसेस है, वो क्या है अभी हम देखते हो। यह पॉइंट वाइज कुछ क्लूज दिया है आपके लिए, जो क्लू है, सो यू हैव टू फाइंड द आंसर। यह नॉन मेटल की यूसेस लिखा है सेंटेंस में, सो यू हैव टू गेस विच नॉन मेटल इज दैट। फर्स्ट पॉइंट, नॉन मेटल एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बीइंग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ये एक नॉन मेटल है जो हमारी लाइफ में एकदम ज़रूरी है, जो हम ब्रीथ करते हैं। ये नॉन मेटल को हम ब्रीथ करते हैं। क्या है बच्चों? यू कैन आंसर इट वेरी इजली, यस दैट इज ऑक्सीजन, O2. नेक्स्ट you can write that oxygen. Okay, oxygen is a non-metal. Next question, point number 2, non-metals used in fertilizers to enhance the growth of plants. जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि जो फर्टिलाइजर्स में ये नॉन मेटल्स यूज़ करते हैं, दो नॉन मेटल्स है, NPK, आपने लर्न किया है NPK। सो N स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, P पोटेशियम, P फॉस्फोरस, K पोटेशियम। सो ये पोटेशियम एक मेटल है, इसको नहीं लेना है। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस ये दोनों नॉन मेटल्स है। सो दे आर यूज फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, जो फर्टिलाइजर्स की तरह हम सॉइल में डालते हैं, एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स।
So you can write there nitrogen and phosphorus. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, नॉन मेटल्स यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस. जो वाटर अभी वो पानी डर्टी हो गया, गंदे पानी में हम जो क्लीन करने के लिए हम क्या डालते हैं, ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं इसमें. जो ब्लीचिंग पाउडर के अंदर जो सॉल्ट क्या है, क्लोरीन है. क्लोरीन एक नॉन मेटल है. सो यू कैन राइट द क्लोरीन. नेक्स्ट, नॉन मेटल यूज्ड इन the purple colored solution which is applied on wounds as antiseptic. जो एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं, जैसे कि डेटॉल एक एंटीसेप्टिक लोशन है, तो हम वुंड्स में कुछ लगा है तो इसमें हम डालते हैं. जो इसके अंदर जो पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन क्या है, जो कलर किसकी कलर है, जो आयोडीन है. एंटीसेप्टिक लोशंस में, ऑइंटमेंट्स में जो आयोडीन होते हैं. ओके, सो यू कैन राइट देयर आयोडीन. नॉन मेटल है आयोडीन. सो ये सब नॉन मेटल्स की यूजेस है. मेटल्स के यूजेस क्या क्या है, दे आर यूज्ड फॉर द मेकिंग ऑफ मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन, ये सब आपको लिख सकते. और नॉन मेटल्स की यूजेस क्या है, ऑक्सीजन. इट इज़ अ वेरी यूजफुल नॉन मेटल है, जो हमारी ब्रीथिंग में हम इनहेल करते हैं, हम ब्रीथ करते हैं. और क्या है, जो नॉन मेटल्स फर्टिलाइजर्स की तरह यूज़ करते हैं. और क्या है, वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज़ करते हैं. तो ये पॉइंट वाइज आपको लिख सकते हैं. नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट, नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर्स. एक नॉन मेटल से, 2 नॉन मेटल से हम क्रैकर्स में यूज़ करते हैं. 3 नॉन मेटल से क्या क्या है, जो हम पटाखा फोड़ते हैं ना, इसमें सल्फर, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ये सब ये क्रैकर्स में होते हैं. सो ये तीनों नॉन मेटल्स है. सो यू कैन राइट देयर सल्फर, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन. सो आई होप यू ऑल हैव गॉट द आंसर्स. नेक्स्ट पेज में जो पहेली और बूझो दोनों को डाउट से, लेट्स क्लियर देयर डाउट्स. ओके, आई हर्ड दैट मैग्नीशियम इज फाउंड इन प्लांट्स. इन व्हाट फॉर्म is it found in them? सो पहले ऐसा सुना है कि जो मैग्नीशियम, प्लांट्स में मैग्नीशियम होते हैं. सो कौन सी पार्ट में जो मैग्नीशियम होते हैं, आपको दिस इज़ ए न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर यू ऑल, इजंट इट? आपको पता था ये मैग्नीशियम प्लांट्स में होते हैं? शायद नहीं होते है ना बच्चों. आपको क्लोरोफिल पता है, जो क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में एक बड़ा रोल है क्लोरोफिल को. जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं ना, जो मॉलिक्यूल्स में ये मैग्नीशियम होते हैं, ये क्लोरोफिल के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है. एक स्ट्रक्चर है जिसमें आपको देख सकते हैं. सो जो सेंटर में मैग्नीशियम है, Mg. सो इट इज़ अ सेंटर पॉइंट ऑफ दैट मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल. तो अभी जो मैग्नीशियम नहीं होते हैं तो क्लोरोफिल की मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे और फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो जाते हैं. और जो हमको प्लांट्स को फूड भी प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं. सो इट विल अफेक्ट आवर लाइफ ऑल्सो, isn't it? Next we will clear the Bujo's doubt. What is Bujo's doubt? Doctor reported iron deficiency in my body. Where is iron in my body? डॉक्टर ने एक दिन बूझो एक डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने क्या बोला, आपके बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी, आयरन बहुत कम होते हैं आपके शरीर में. सो आयरन मेरे बॉडी में कहाँ, कौन सी पार्ट में जो आयरन कहाँ है मेरे बॉडी में? देखो चिल्ड्रन, जो हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन होते हैं, जो हीमोग्लोबिन जो ब्लड हमारी RBC रेड ब्लड कॉर्पसेल्स के ऊपर हीमोग्लोबिन होते हैं. जो हीमोग्लोबिन की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है ये अभी आपको देख सकते हैं ना, ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन है. और इसमें भी जो सेंटर में कौन है, आयरन है. जो आयरन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसकी स्ट्रक्चर में. सो इफ़ आयरन की डेफिशिएंसी होते हैं तो जो हमारे बॉडी वीक हो जाते हैं और ब्लड में जो हमारे ब्लड को प्रॉब्लम्स होते हैं ब्लड में, और इट विल अफेक्ट आवर बॉडी.
जो आयन कौन सी पार्ट में होते हैं, जो हमारे हीमोग्लोबिन सेल के अंदर होते हैं। आरबीसी जो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स के ऊपर जो हीमोग्लोबिन्स होते हैं, इसके अंदर है आयरन प्रेजेंट होते हैं, जो आयरन। ओके, in class 7 you have learned that in a chemical reaction new substances are formed. आपने क्या पढ़ा था आपकी 7th क्लास में? जो केमिकल रिएक्शंस में हम दो सब्सटेंस के बीच में रिएक्शंस करते हैं, इसके बाद हमको जो न्यू प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जो न्यू प्रोडक्ट्स ये सेम प्रॉपर्टी शो नहीं करते, इसके प्रॉपर्टी अलग होते हैं ना। नाउ इफ अ सब्सटेंस cannot be broken down further by chemical reactions, by cooling, heating or by electrolysis, it is called an element. अभी हमको जो केमिकल रिएक्शंस से, जैसे कि कूलिंग, हीटिंग, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ये सब रिएक्शंस हम करते हैं, लेकिन इसकी केमिकल स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ऐसी टाइप की सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। Sulfur is an element. So is iron, carbon too is an element. So sulfur, iron, carbon वो सब elements है, क्योंकि हमको इसकी फिजिकली चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि हमको इसके पाउडर फॉर्म में बन जा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन इसकी केमिकल स्ट्रक्चर में चेंज नहीं होते। फिजिकली इसको चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन केमिकल स्ट्रक्चर में इसको चेंजेस बिल्कुल नहीं होते। ऐसी सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। सो एलिमेंट की एग्जांपल्स क्या क्या है? सल्फर, कार्बन, आयरन, ये सब एलिमेंट्स है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज एटम। स्मॉलेस्ट यूनिट, ये एलिमेंट की एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। A sample of an element contains only one kind of atoms. So एक एलिमेंट में जो एटम्स है ना, सेम काइंड ऑफ एटम्स होते हैं। एटम्स कंबाइन करके एलिमेंट्स बनाते हैं। जो एटम सिंगल यूनिट है एटम, जो एटम कनेक्ट करके हमको एलिमेंट्स मिलते हैं, जो सारी एटम्स सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। ओके, द एटम ऑफ एन एलिमेंट रिमेन अनअफेक्टेड बाय फिजिकल चेंजेस इन द एलिमेंट। हम ये एलिमेंट को कोई भी फिजिकल चेंजेस करते हैं, जैसे कि इसको पाउडर कर सकते, बीट कर सकते, कोई भी कर सकते हैं, तो जो एटम को कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। For example, an atom of liquid sulfur would be exactly same as the atom of solid or vapor sulfur. जो अभी हम सल्फर को लिक्विड से कन्वर्ट किया है, दैट टाइम एटम, जो सल्फर की एटम सेम होते, इसको चेंज नहीं होते, और हमने सॉलिड फॉर्म में ले लिया तो वो भी सेम होते। वेपर किया है तो जो बर्न किया है, तो इसमें भी वो टाइम में भी इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो एटम्स है ना, सेम ही होते, चेंजेस नहीं होते। Although we have an infinite variety of substances in universe, the number of elements forming these substances is limited. There are no more than 92 natural occurring elements. So naturally 92 elements है. An important classification of elements is in terms of metals and non-metals. Most of the elements are metals. So 92 elements है। जो 92 elements है, इसमें जो metals भी होते हैं, non metals भी होते हैं। most of the elements are metals है, less than 20 are non metals. So most of them are, 92 में most of them are non metals, और लेस देन 20, जो 20 के नीचे वो सब नॉन मेटल्स होते हैं। ए फ्यू आर मेटलॉइड्स विच पोजेस कैरेक्टर्स ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो मैंने आपको एक पीरियोडिक टेबल शो किया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। सो मेटल्स है, नॉन मेटल्स है। सो इसके बीच में जो मेटलॉइड्स है, येलो कलर में मैंने आपको दिखाया था। जो मेटलॉइड्स क्या है, मेटलॉइड्स मतलब जो दोनों के बीच में, मतलब जो मेटल्स की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। ओके, सो दे आर कॉल्ड एज मेटलॉइड्स। So children, this is the end of our
chapter. I hope you all have understood the topic very well and understood the chapter also. So in this chapter a lot of reactions, other chemical reaction, physical reactions, the physical properties, chemical properties of metals, non metals, एक्टिविटीज़ बहुत सारा है इसमें. जो एक्टिविटीज़ में ऑब्जर्वेशन क्या है, इसका रिजल्ट कंक्लूशन क्या है, वो सब आप लर्न करना है. और जो रिएक्शंस है ना, केमिकल रिएक्शन से की इक्वेशंस भी दिया है, वो भी लर्न करना है बच्चों. अभी आपको इतना समझ में नहीं आया है, जो आपकी वो सब इक्वेशंस, बैलेंसिंग, वो सब 9th स्टैंडर्ड में है. जो आप ये क्लास में आप इसके नाम लर्न करना है. सारे मेटल्स के नाम्स लर्न करना है, नॉन मेटल्स के नाम लर्न करना है. ओके, सो see you in the next class. In the next class we will discuss the textual exercise of this question, of this chapter. Okay children, so see you in the next class. Have a good day. Bye bye.